ना, जो सबसे पहला और जो कोर बेसिक रूल है ना, वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें यही लेकर चलना है कि हमें आंसर राइटिंग में कौन कौन से फैक्ट और कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने पड़ते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ना आपके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक जो है वो आप आंसर नहीं लिख सकते। तो पहला जो टर्म जो आपको याद रखना है दैट इज कंसेप्ट। जी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जी। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर आपके पास इनफ डाटा जो है वो होना चाहिए कि ऐसा आप इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सके, आप जो है वो एग्जाम्पल्स ऐड कर सके, आप डाटा लिख सके, और प्लस रेफरेंस, ठीक है। कि आप जो प्रॉपर रेफरेंस भी लिख सके जो भी आप जो है वो आंसर लिख रहे हो। एक तो ये रूल हो गया। उसके बाद जो दूसरा जो कंसेप्ट के बाद जो आता है आंसर राइटिंग में दैट इज क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। कि एग्जैक्ट पूछा गया है, मतलब कई बार क्या होता है जैसे क्वेश्चन में पूछा गया डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, या कमेंट, या आप लोगों को पूछ लिया है एग्जामिन। ये कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इन कीवर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि आंसर राइटिंग के लिए है। अब कई बार क्या होता है ना कि हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर लिखना शुरू कर देते हैं, और पेपर में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम क्वेश्चन बार बार पढ़े, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो इसलिए जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये स्ट्रेटजी अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ना है, और कोशिश ये करनी है कि जब एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके बाद लिखना है। क्वेश्चन को हमेशा अपने माइंड में रखना, क्योंकि पेपर में आपके पास जो टाइम रहता है वो 7 से 9 मिनट का रहता है एक आंसर को लिखने का। तो आपके पास सोचने का तो टाइम ही नहीं होता कि क्या सोचना और क्या लिखना। तो मतलब माइंड मैप भी साथ साथ बनते रहे और लिखना भी साथ साथ होता रहे। तो इसके लिए अभी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं डिस्कस की, तो यहां पर आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दी, जैसे मान लीजिए डिस्कस द रोल ऑफ वेमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, या क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ वेमेन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वुमेन का क्या रोल है? तो सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करोगे। अब एक एवरेज डेफिनेशन रहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा वे है डेवलपमेंट का जिसमें हम ये कहते हैं कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है या जो जितने भी रिसोर्सेज है हम उसको इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि हम उसको जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखेंगे। अब ये एक सिंपल डेफिनेशन होगी, क्लियर। बट लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कोई भी रिपोर्ट है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका नीति आयोग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसको आप एज एन रेफरेंस लिख सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दिस, ऐसा करके। तो इससे क्या होगा कि आपकी डेफिनेशन जो है वो अट्रैक्टिव लगेगी, एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यार कुछ तो पढ़ा है। तो इंट्रोडक्शन इस तरह से बनाई जा सकती है डिस्कस के केस में। अब डिस्कस का मतलब क्या हो गया कि वुमेन का रोल, बहुत ध्यान से समझना इसको। जब हम कह रहे हैं ना वुमेन का रोल, अब आप बताओगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वुमेन का रोल है कैसा, तो आप बॉडी में पॉइंट्स ऐड करना शुरू करोगे। आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी में रोल है, आप बता सकते हैं विलेज डेवलपमेंट में रोल है, ठीक है, आप बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में रोल जो है वुमेन का इंक्रीज हो रहा है, फार्मा सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट हो रही है, एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए वुमेन का रोल है। जब बात आती है डिस्कस की, तो यहाँ पे आपने जैसे पॉजिटिव बताया ना कि इतना वुमेन का रोल है, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस। तो इसका जो डिस्कस का जो दूसरा पार्ट रहता है दैट इज चैलेंजेस, कि आपको यहाँ पर चैलेंजेस बताने हैं। देन जब भी आप चैलेंजेस बता रहे हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप चैलेंजेस लिख रहे हो तो वहां पे इट इज वेरी कंपल्सरी कि आप जो है वो जब आप वे फॉरवर्ड लिखो तो वे फॉरवर्ड वो आपके सुजेशन ही होते हैं एक तरह से, कि चैलेंजेस है। जैसे मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या वुमेन रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि महिलाओं के पास फाइनेंसिस को लेकर उतनी जो है वो फ्रीडम अभी नहीं है, फाइनेंशियली इलिटरेट है। तो ये चैलेंज है। तो अब वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे कि सुजेशन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए अमंगेस्ट वुमेन, इस तरह से। ठीक तो है। इस तरह से वे फॉरवर्ड ऐड किए जा सकते हैं।
फिर आप देखो, जैसे मान लीजिए आपने चैलेंजेस लिखे 4, तो आपको वे फॉरवर्ड लिखने हैं 3। अब वे फॉरवर्ड में हो सकता है कि सरकार के भी कोई इनिशिएटिव हो। तो जैसे मान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं वुमेन के रोल को लेकर, तो हमें एक चैलेंज का ये पता चलता है कि अभी भी लोग क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना खाना बनाने के विलेजेस में, उनको ही फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि चूल्हा वगैरह अभी वही जला रहे हैं। और ये सही होता है, गलत नहीं होता, बट लेकिन स्टिल ये चैलेंज है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज उनको रेज हो रहे हैं। या फिर अगर हम बात करें कि जो एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किए, तो दूसरी रिफिल तो खरीद नहीं पा रहे, वो बहुत महंगे हो गए हैं, एक ये चैलेंज है। तो यहाँ पर सरकार के ने, जैसे आपने वे फॉरवर्ड में लिखा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सब्सिडाइज करना चाहिए। तो फिर अब क्या सब्सिडाइज, अब वो वे फॉरवर्ड हमारी तरफ से हो गया। तो सरकार ने क्या शुरू किया है पहल, सरकार ने कहा कि लोग अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, बट एज एन एग्जांपल कि सरकार ने ये शुरू किया है। फिर उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। अब देखो, ये वे फॉरवर्ड जनरली कंक्लूजन ही होता है कि हाँ आपने सम अप कर दिया इसको, बट लेकिन एट द एंड आप क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल आता है वुमेन के केस में, तो आप बता सकते हैं कि वुमेन का जो रोल है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो स्टिल अभी प्रेजेंट टाइम तक लिमिटेड नहीं है। ये कनेक्टेड है हमारे विजन के साथ, जो हमने टारगेट रखा है कि भारत को जो है वो 2047 तक जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो जब आप कंक्लूड कर रहे हो तो कंक्लूजन को फ्यूचरिस्टिक बना दो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। ठीक है, क्लियर। हाँ जी। अब देखो, अब मुझे बताओ आप कि आप क्वेश्चंस कर कैसे रहे हो। ये क्वेश्चन जो आपने लिखे कहाँ से ढूंढे। ढूंढे। हाँ मतलब कैसे कैसे किया आपने क्वेश्चन, मेरे दिए हुए तो नहीं थे जैसे। ये, हाँ जी। मेरे दिए हुए तो नहीं थे ये। अच्छा, हाँ, ये तो मैंने कोई और एक और चैनल है, वहां पे वो ना क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैंने वहां से क्वेश्चन देखे थे और फिर लिखे थे। आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ जी। ठीक है। हाँ और जी। पहला जो आप एक जुबान से लिखते हो ना, तो अपने शीट पे मार्जिन छोड़ने शुरू करना है ऐसे, हाँ जी। इसके दोनों साइड। बीच इसके बीच में ही लिखना। दोनों साइड से शीट फोल्ड करी, और प्लेन शीट मिलती है, लाइन वाली शीट नहीं मिलती। ठीक है। तो एक ये पॉइंट रखो। और दूसरा ये कि अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो ना, हम्म। तो तो भी आप जो देखो, आपको 24 दिन के क्वेश्चन तो मिल गए हैं, और भी मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप ना उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ लो, तो आपका 36 डेज में GS1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जो शेड्यूल मैंने आपको शेयर किया, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ लो, ठीक है। तो आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, आपको इस टॉपिक पढ़ने और लिखना है। ठीक है, ऐसे कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हो ना मैम, देखो पता क्या है, शुरू में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस क्यों दिए, इसीलिए दिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आप बिगनर हो, आपने क्वेश्चन टफ उठा लिया, हम्म। तो फिर वो है कि दिक्कत हो जाएगी लास्ट तक लिखते लिखते। तो शुरुआत से धीरे 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 करके जाओ वो लिखो, और 3-3 आंसर रोज लिखो, कम से कम टाइम सेट करके लिखो। 3 आंसर के लिए सिर्फ हाफ आवर। एक मैंने आपसे एक और पूछना था, जैसे कुछ क्वेश्चन है ना ऐसे आ जाते हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया 1861 के बारे में, जैसे वो डिस्कस करने को बोल देते हैं, तो इसमें हम क्या, मतलब क्या लिख सकते हैं, मतलब वही लिख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्लान्स उन्होंने बनाए थे, क्या क्या कैंसिल किए थे। तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा ना, जैसे कंक्लूजन वगैरह सजेस्ट इसमें थोड़ी ना आता है ना। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, इनमें तो इंडियन नहीं आएगा काउंसिल एक्ट, जैसे। कौन सा वाला इंडियन काउंसिल एक्ट करना है, 1861? 1902 हो गया, हाँ। 1902 का कोई सा एक्ट नहीं था। 1902 का नहीं था, 1909, सॉरी, मिंटो मॉर्ट। हम लेते हैं इंडियन 1861 का एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। अब हम बता सकते हैं कि ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया and having following salient features and having following features। इंट्रोडक्शन देखो,
हमने कहा कि इंडियन काउंसिल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। मेनली 1857 के रिवोल्ट को भी यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है, टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, और विद फॉलोइंग फीचर्स। फीचर नंबर 1, ठीक है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इंडियंस की इंट्रोडक्शन हो गई थी, तो आप एग्जाम्पल लिखो, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस, तीनों की एंट्री होगी। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आता है। बजट इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में, तो वो भी इस एक्ट के अंदर आता है। इस एक्ट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो फर्दर बनाई गई, यहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुई, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू आप देखते हैं बाद में जो स्टेट जो आप प्रोविंसेस है, ब्रिटिश प्रोविंसेस, उनको भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई। आप बता सकते हैं कि इस एजुकेशन के थ्रू यूनिवर्सिटी, इस एक्ट के थ्रू यूनिवर्सिटीज बनाई गई। तो ये सब पॉइंट्स हो गए जो आपने लिख दिए। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो सब यहाँ पर आ गया। विटो पावर दे दी गवर्नर जनरल को, ये सब हो गया। फिर उसके बाद देखो, अब आपको इसके ऊपर आता है लिखने के लिए डिस्कस में या कमेंट में। तो देन उसके बाद ये सब फीचर्स लिखने के बाद, बट देयर आर स्टिल चैलेंजेस। चैलेंजेस कैसे? यूरोपियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ठीक है, आपका लेजिस्लेटिव पावर दे दी, बट लेकिन विटो पावर ऑफ गवर्नर जनरल, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर जनरल, जिससे क्या हो रहा है कि चैलेंजेस रेज हो रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेशन दी थी वो जो है वो आपकी कैसी थी? वो थी आपकी मतलब एक तरह से नॉमिनेटेड थी, खुद इलेक्ट हो रहे थे, खुद इलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो आप बता सकते हैं, बट देयर इज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इलेक्ट हुए थे दे ऑल्सो राजाज ओनली। तो ये सब ड्रॉबैक हो गए, तो ये चैलेंजेस हो गए। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1861 का वाज वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ रूल इन इंडिया, या टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है, विद डायरेक्टली लिंक्ड विद द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और ये इट प्रिपेयर अ बेस फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। होता क्या है, आपको क्या करना है ना, ये 1857 का ईयर याद रखना। इससे पहले के जितने भी इवेंट हो रखे हैं ना, चाहे वो रिवोल्ट है, चाहे वो कोई अपराइजिंग है, चाहे वो सरकार का कोई इनिशिएटिव है, जैसे सब्सिडी लाइंस, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारे को लिंक कर देना है आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से कंक्लूड करते हुए। जैसे परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर आपने नोट लिखा, तो आपने एट द एंड लिख देना इसमें कि इट वाज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। कंक्लूड 1857 के बाद जितने भी इवेंट हुए ना, उनको 1947 पर सम अप करना। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडरेट फेज, तो मॉडरेट फेज के जितने भी इनिशिएटिव थे उन्होंने बेस प्रिपेयर किया फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके पॉइंट बनाने। ठीक है। सबसे और बेस्ट कंक्लूजन से यही तो कंक्लूजन हुआ। है मतलब मैं ना समझ ही नहीं पा रही कि कंक्लूजन क्या है, मतलब ये हिंदी में बताना मेरे को, क्या है ये? देखो, कंक्लूजन कुछ नहीं होता। कंक्लूजन का मतलब हो गया जो आपने अभी तक लिखा उसको सम अप करना। यही तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंक्लूजन हाँ, तो ये विद कैसे। प्रैक्टिस आएगा, हाँ, ये धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आएगा। इसमें क्या होता है हमेशा कि पॉजिटिव वे में लिखना होता है ना? हाँ, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे में रहेगा। कंक्लूजन में आपको कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना। कंक्लूजन में आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखना। जो आपने लिखा है, मैंने आपको बताया ना, जैसे आप मान लो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर लिखा, तो एट द एंड आपने क्या करना कि आपने उसको बस बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनना है, बस। तो आपको उसको लिंक करना है, थोड़ा कंक्लूजन को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बनाना है। ठीक है। कोई और डाउट? इसका सोल्यूशन पता क्या है? देखो मैम, इसका सोल्यूशन सिंपल ही है कि आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम रोज 3 आंसर लिखोगे, रोज 3 आंसर लिखोगे ना, तो आपको ज्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। फिर धीरे धीरे समझ आनी शुरू होगी, एक्सपीरियंस बनेगा। क्योंकि यहाँ पर चैलेंज सिर्फ ये नहीं है। अगर आप GS3 का पेपर इस बार का उठाकर देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो ऐसे हैं ना, जो पूछे गए हैं ना, वो ऐसे हैं जो कि आपको लिखने पड़ेंगे, बट लेकिन आपने पढ़े नहीं है। तो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो वही है कि आप उन क्वेश्चंस को भी लिख पा रहे हो जिनके बारे में आपने कम पढ़ा है या आपको नहीं पता है, सिर्फ थोड़ा आइडिया है। ठीक है।
और जीएस पेन का तो पहले ही क्वेश्चन ऐसा था जिसके बारे में किसी को आइडिया बहुत दूर दूर तक सोचना पड़ेगा कि ये था क्या। तो इसको एड्रेस करने का जो सबसे इजी सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है, दैट इज़ कि रेगुलर प्रैक्टिस प्लस साथ में न्यूज़पेपर। ठीक है। न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट पढ़ो, एक एडिटोरियल जरूर पढ़ो, उसको एनालाइज करो, उसको लिखो, और वहाँ से आपको कंटेंट भी मिलेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी रहेगा रिलेटेड टू आंसर राइटिंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं ना, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, कोई और डाउट? नहीं बस। ठीक है, ओके।